नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तेजी से ये कोविड फैल रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये रफ्तार इतनी जल्दी इतनी तेज कैसे होगी। आज सबसे ज़्यादा आंकड़ा 1617 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से कोविड। दूसरी बड़ी बात यह है कि जम्मू जिले को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में कोविड लेते जा रहा है। अगर जम्मू जिले की बात करें तो आज 583 नए पॉजिटिव मामले आए हैं, जिसमें बिल्कुल नाम मात्र पॉजिटिव ट्रैवल हिस्ट्री है, बाकी सब लोकल लोग हैं जिनकी रैपिड टेस्टिंग हो रही है। रैपिड टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर जम्मू डिवीज़न की बात करें तो 894 टोटल पॉजिटिव मामले आए हैं। कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो 723 मामले टोटल आए हैं। अभी तक डेथ्स की टैली जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। 831 डेथ्स हुए हैं। आज की डेथ जो है 17 हुई है। इसके अलावा एक्टिव पॉजिटिव मामले जो है 12,000 से ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से ये कोविड-19 अपने पैर पसार रहा है। लेकिन आज आपको बताते चले, JNK स्कूल बोर्ड जो है वो आज बंद रहा, क्योंकि कल वहाँ पॉजिटिव मामले आए थे और इस पॉजिटिव आने के कारण वहाँ पर डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक उसको बंद रखा गया। से आए हैं, लेना था यहाँ से, तो अभी आके लग गया पता है कि यहाँ पे 2 दिन के लिए बंद है। कुछ कोविड केसेस आए हैं यहाँ पे, तो पहले तो पता नहीं था। ठीक है, लिए एक फॉर्म लेना था, एलिजिबिलिटी फॉर्म। तो स्कूल वालों ने बोला कि बोर्ड में जाओ, वहाँ से फॉर्म लेके आओ। यहाँ आने पर पता चला कि ये बंद है और 3 दिन के लिए बंद है। इस बारे में तो हमें नॉलेज नहीं था, पेपर में निकला या नोटिस था, इसके बारे में तो हमें बिल्कुल पता नहीं था। दर्शकों, जम्मू यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो भी बंद रहा। वहाँ भी बड़ी मात्रा में पॉजिटिव मामले आए थे। यानी जिस जगह पे पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, उन जगहों को 2 दिन के लिए बंद किया जा रहा है और सैनिटाइज करने के बाद दोबारा से खोला जाएगा। लेकिन रैपिड टेस्टिंग के कारण ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म हो गई है कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब भी अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं या खुद को हाथों को सैनिटाइज नहीं करते हैं, तो ये दिक्कत का सबब और बढ़ता जाएगा। दर्शकों, पुंछ में डिप्टी कमिश्नर खुद आगे आए और उन्होंने खुद आगे आकर के रैंडम चेकिंग की और जो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। अरे आए बंदा, दर्शकों, हम बात करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की। मनोज सिन्हा का काम करने का स्टाइल इंटायरली डिफरेंट है बाकी वालों से। स्वाभाविक सी बात है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना काम करने का तौर तरीका होता है। मनोज सिन्हा अलग से काम करना चाहते हैं। वो ज़मीन में जाकर यानी ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। वहाँ से पूरे हालात को जानने के बाद ही किसी तरह का कोई बयान देना चाहते हैं। शायद यही एक कारण है। हमने NN वोरा को देखा, हमने सत्यपाल मलिक को देखा, हमने GC मुर्मू को देखा और अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को देख रहे हैं। जिस तरीके से चरारे शरीफ में गए, जिस तरीके से माता वैष्णो देवी के हाजिरी लगाई, माता वैष्णो देवी के साथ उन्होंने लोकल मंदिर, रणवीरेश्वर मंदिर हो, रघुनाथ मंदिर हो, पंचवक्तर मंदिर हो, वहाँ पे हाजिरी दी और उसके साथ साथ जिस तरीके से वो विकास कार्यों का जायज़ा लेते हैं, ये उनका अपना ही स्टाइल है। आज सांभे पहुंचे,
सांबा उस जगह पहुंचे यहाँ पर एम्स बनाया जा रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच करके जो निर्माण अधीन एजेंसी है उसको सीधा सीधा निर्देश दिया है कि जो इसकी डेडलाइन है उससे एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। हालांकि हम सब जानते हैं कोविड-19 के कारण काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं, लेबर वापस चली गई है या और बहुत सारे मामले सामने आए हैं, लेकिन आज उन्होंने कह दिया है कि 2023 सितंबर 2023 तक इसका निर्माण मुकम्मल होना चाहिए। जो डेडलाइन है उसके मुताबिक ही काम होना चाहिए। तो दर्शकों, जैसे हमने आपको बताया कि पहला स्टेप उनका जब जम्मू से निकले हैं सीधे विजयपुर की तरफ एम्स यहाँ पर बन रहा है वहाँ पर पहुँचे और एम्स में पहुँचने के तहत उन्होंने वहाँ पर निरीक्षण किया कि जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनकी बेसमेंट हो चुकी है या किस तरीके से वो निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य और जो संबंधित अधिकारी थे वो उनके साथ मौजूद थे। लेकिन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता ऋषिकांत खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, ब्यौरा दीजिए, क्या रहा आज की विजिट का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज एलजी मनोज सिन्हा जी का ये दौरा जो था ये एम्स साइट को लेकर था। एम्स अस्पताल यहाँ पर बन रहा है विजयपुर में, वहां पर उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लिया और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये आज उनकी तरफ से जायजा लिया गया और उन्होंने अपने आला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इसका जो काम काज है ये सही समय पर कंप्लीट हो जाना चाहिए और ये जनता को समर्पित होना चाहिए। क्योंकि अगर इस सुविधा की बात करें तो कई देर से इंतजार किया जा रहा है कि कब ये एम्स अस्पताल बनकर तैयार होगा और कहीं ना कहीं इसको लेकर पहले डिले भी था। लेकिन जिस तरह से आज ये निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने जहाँ पर जो 16 बिल्डिंग्स बननी है, 16 बिल्डिंग्स का ये जो अस्पताल बनेगा, इसको लेकर यहाँ की इस पूरी जगह की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इसकी नींव रखी जानी थी, फाउंडेशन रखी जानी थी, उसका काम इसी सितंबर मंथ में कंप्लीट भी हो जाएगा। और इसको लेकर अगर बात करें तो सितंबर 2023 इसका जो सही समय जो इसका रखा हुआ है ये उसी समय पर तैयार होगा 1661 करोड़ की लागत से। और उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी एजेंसी के अधिकारी जो है उनसे भी बात की है और उनको बोला है कि इसको सही समय पर यानी तय वक्त पर ही तैयार किया जाए। और जवाब में जो सीपीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि इसको समय से पहले ही तैयार कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज का ये जो दौरा था ये काफी क्रूशियल माना जा रहा था, क्योंकि लगातार आपको भी पता है कि किस तरह से पहले काम इसका डिले होता रहा, बीच में कोविड-19 का भी जो समय चला उसकी वजह से भी काम बंद रहा। लेकिन अब एक जोरों शोरों से काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे के दोनों तरफ जो है वो एम्स की लैंड है, तो दोनों तरफ जो काम है वो तेजी से किया जा रहा है। और बड़ी इसमें अच्छी बात यह है कि जो इसकी चार दीवारी है, जो इसकी फाउंडेशन है, वो पूरा इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद है कि समय से पहले ही ये बनकर तैयार हो जाएगा और जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि लैंड एक्विजिशन में ही इतना टाइम लग गया था, क्या आपको लगता है कि वाकई में 2023 सितंबर में ये कंप्लीट हो पाएगा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले जब इसका पूरा ये रखा गया था, जब एलजी मुर्मू साहब भी पहले जो एलजी थे वो भी यहाँ पर आए थे, तो वहाँ उन्होंने भी इसका जायजा लिया। तो हर बार जो सीपीडब्ल्यूडी एजेंसी जो इस पर काम कर रही है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसका जो सही समय रखा गया है 2023 से पहले ही बनकर ये तैयार हो जाएगा। बीच में खलल थोड़ा सा जरूर पड़ा है कोविड-19 की वजह से, लेकिन जो आश्वासन जो उन्होंने ये बात कही है तो इसके ऊपर अमल भी करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस तरह का कहा जा रहा है तो शायद ये बनकर अब जल्द तैयार हो जाएगा। इसको लेकर कई सारे संघर्ष भी जम्मू में हुए हैं और लोगों का भी ये कहना था, जब प्रधानमंत्री जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था तो तब भी उसके बाद कई महीनों तक इसका काम शुरू नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो काम है ये जोरों शोरों से शुरू हो चुका है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अब ये जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और समय से पहले ही तैयार हो जाएगा। ऋषि आपसे ये जानना चाहूंगा, सुनने में ये आया कि सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सख्त निर्देश उपराज्यपाल द्वारा दिया गया है कि टाइमली कंप्लीट किया जाए, प्रोजेक्ट को डिले नहीं होने। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो सीपीडब्ल्यूडी एजेंसी के अधिकारियों को दिए गए हैं। इसमें मैं वही बार बार कहूंगा कि पहले ही काफी ज्यादा विलंब हो चुका है, लेकिन अब ज्यादा विलंब नहीं होगा, इसलिए काम जोरों से चल रहा है। बता दूं से निकलते तो आप वहां पर देख सकते हैं हाईवे के दोनों तरफ की अगर बात करें जो लैंड है एम्स की, तो दोनों तरफ काम जोरों से किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि आज जो दौरा था ये काफी इसलिए क्रूशियल माना जा रहा है कि सख्त निर्देश जो है वो अब अधिकारियों को दिए गए हैं।
कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य कंप्लीट किया जाए। लेकिन देखना यह है कि कोविड-19 के कारण लेबर माइग्रेट कर गई थी, क्या वो वापस लेबर आ चुकी है? देखिए बिल्कुल, लेबर जो है वो अब यहाँ पर उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से कोविड-19 से पहले लेबर आपको दिखा करती थी। हालांकि जरूर थोड़ा सा इसमें फर्क पड़ा, लेकिन काफी बड़ी एजेंसी है, सेंटर की एजेंसी है CPWD, और काम इन्होंने जोरों से शुरू कर दिया है। लेबर भी आपको पर्याप्त मात्रा में आपको वहां पर दिखेगी, और उम्मीद यही की जा रही है कि अब जितना विलंब इसमें पहले हुआ था बनने में, लेकिन शायद वो पूरा का पूरा जो समय बीच में कवर किया जाएगा और सही समय पर ही ये बनकर तैयार होगा। लेकिन जो उम्मीद हम कर रहे हैं कि समय से पहले बनकर तैयार होगा, ये तो अब देखना होगा कि किस तरह से समय पर होता है, या उसके जो 2023 समय रखा हुआ है। कहीं ना कहीं जनता इंतजार कर रही है लंबे समय से कि एम्स कब बनकर तैयार होगा। तो फाइनली अब जिस तरह से हिदायतें दी जा रही है, इन हिदायतों का पालन जो है वो अधिकारी करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। तो दर्शकों, हम बात करेंगे कठुआ की। उपराज्यपाल सांबा डिस्ट्रिक्ट से फिर कठुआ जिले में गए। वहां पर उन्होंने जिले के अधिकारियों से विस्तार से बातचीत की। कुछ शिष्टमंडल भी उनसे मिले, और शिष्टमंडल ने जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि बैक टू विलेज 3 तो हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन बैक टू विलेज 1 और 2 के परिणाम बेहतर नहीं आए हैं, लोगों में इंप्रेशन अच्छा नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को इस चीज़ का एहसास हुआ, और शायद यही एक कारण था कि उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस जिस पंचायत में काम नहीं हुए हैं, 2-2 काम बैक टू विलेज 3 से पहले मुकम्मल होने चाहिए। तो दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया कि उपराज्यपाल ने आज सांबा के बाद कठुआ का दौरा किया। कठुआ में जितनी भी परियोजनाएं चल रही थी उनकी समीक्षा की। समीक्षा में वो इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, डेट ऑफ कंप्लीशन क्या थी, और अभी तक कितना मुकम्मल हो पाया। लेकिन उन्होंने शिष्टमंडलों से भी मुलाकात की। नरेश शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, उन्होंने भी मुलाकात की, और वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेश जी, कैसी रही मुलाकात आपकी? बहुत बढ़िया मुलाकात रही जी। माननीय LG साहब ने जी एक बात हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के जी 6 प्रेसिडेंट मिले थे जी माननीय गवर्नर साहब से जी, और उनको बताया कि जो हमारे कठुआ टाउन की और जितने भी म्युनिसिपल कमेटियां हैं जी, इनकी तब तक हालत नहीं सुधरेगी जी, जब तक इनको सीवरेज के अंडर ना लाया जाए। जी, क्योंकि लैंड ट्रेन के काम रोज आते हैं, रोज बनते हैं। एक बार सीवरेज चंडीगढ़ जैसा, जम्मू जैसा, दिल्ली जैसा जी, वो सीवरेज हमारा बन जाए, जी, तो जिसकी मैंने DPR भी 272 करोड़ रुपए की कठुआ टाउन की, जी, और जिसकी लैंड चंडगढ़ के अंदर जी, 55 कनाल को हमें अलाट भी हो गई है कठुआ जी, सीवरेज के लिए। तो उन्होंने उनको DPR बताई, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि काम होगा जी, और उनके साथ साथ हमने और बहुत सी बातें की, लखनपुर वाले ने, बराबर वालों ने, और हमने कहा कि लैंड ट्रेन के लिए या जो हमारे न्यू डेवलप एरिया है, जी, पहले वार्ड हमारे होते थे, उसके बाद हमारे वार्ड 17 हो गए, जी, उसके बाद हमारे वार्ड 21 हो गए, जी, एक्सपेंशन तो हो जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ता गया, हमारे सफाई कर्मचारी कम होते गए, राइट, जो रिटायर हो गए और कुछ कईयों की डेथ हो गई, जी, लेकिन हमारे सफाई या वो कम हो गया। इसलिए वो 150 के करीब हमने लिखत में दिया कि 150 के करीब हमारे सफाई कर्मचारी होने चाहिए। हमारा स्टाफ कम है, वो भी पूरा होना चाहिए। फूड इंस्पेक्टर एक जमाने में हमारे पास होते थे जी, वो फूड इंस्पेक्टर आजकल वो चल गए फूड सेफ्टी में, जी, सेपरेट दायरा बन गया है जी, ताकि म्युनिसिपल काउंसिल को पहले हम सुबह निकलते थे चेक करते थे, जी, पहले तो दूध चेक करते थे, फिर मिठाइयाँ जो भी ये किस्म की चीजें बिकती थी जी, वो हमारे म्युनिसिपल काउंसिल वाले चेक करते थे, जी, लेकिन देश ने तरक्की की, ये तो हमारी तरक्की होगी, हमारी पावर ही कोई और चले गए जी। उसके बाद मैंने एक फोटो बताया माननीय LG साहब को, जी, जो पोल्यूशन फोटो था जिसमें प्लास्टिक के लिफाफे को ढेर लगे हुए थे। जी, फोटो फेसबुक पे को देखा था, वो जम्मू का था, जी, लेकिन मैंने उसको स्क्रीन शॉट लेके मैंने माननीय गवर्नर साहब को बताया जी, कि ये आप देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया के लाल किले से अनाउंसमेंट की थी कि 1 टाइम जो प्लास्टिक है जी, उसको हम बैन करेंगे, बैन किया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी जो पोल्यूशन कंट्रोल वाले हैं, पहले काउंसिल के पास पावरें होती थी, जी, वो भी हमसे छीने गई, जी, और
पोल्यूशन डिपार्टमेंट के पास चलेंगे। जी। वो पावरे पोल्यूशन डिपार्टमेंट वाले कुछ नहीं करते। आज चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे जीएमसी हो, 80% जो गंदगी है वो इन लिफाफों की वजह से। जब सरकार ने बैन की है तो तब ये डिपार्टमेंट किसी ने काम करना चाहिए। 20 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर साहब के पास में गए थे जी। उनके सामने मैंने बात की। इन्होंने पोल्यूशन वालों को फोन किया म्युनिसिपल काउंसिल के साथ मिलके ये जो प्लास्टिक जो बिकती है इसको पकड़िए आप। लेकिन वहां 20 दिन हो गए, आज तक ये डिप्टी कमिश्नर की भी परवाह नहीं करते हैं ये डिपार्टमेंट। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है जी, पिछले कई सालों से, जहाँ 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल के यहाँ ब्यूरोक्रेसी जहाँ बैठे हैं। लेकिन नरेश जी सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ही एलजी आपको सीरियस ले रहे थे, आपको गंभीरता से सुन रहे थे कि कहीं ये तो नहीं नोटा नाटी करने के बाद जैसे पहले सब कुछ होता रहा वैसे ही होगा? नहीं 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 नहीं, हमें पूरी उम्मीद है। एलजी साहब ग्राउंड से ऊपर तक पहुंचे हैं जी, उन्होंने सब कुछ देखा है जी, तो इसलिए हमें पूरा यकीन है और बड़ा सीरियसली उन्होंने देखा जी, सुना है और लिखा भी है जी, लिखा भी है, उसके ऊपर अमल होगा जी। और भी हमने बहुत सी बातें की, जैसे हमारे पास पावर है जी, आज बीडीसी के चेयरमैनों को जी। 25 लाख की इन्होंने अपना डेवलपमेंट फंड दिया। जी, 1.5 लाख जनता को हम भी कठुआ टाउन के अंदर लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। जी, 10 रुपए की पावर नहीं है म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट के पास पे मौके पे हम जाएं जी। और देखें कि जहाँ इमरजेंसी है, बरसात होती है, बाढ़ है, लेन ड्रेन के काम टूटे हुए हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी जाता है जी, तो कहीं काम करवा लें। वो पावरें भी हमें दीजिए जी। 74 जो है 73 और 74 74th अमेंडमेंट जी, जी, लागू करें जी। तो क्या कहना था? मैंने सुना है कि उपराज्यपाल सुनने में ज्यादा बिलीव करते कि या कुछ कहा भी उन्होंने? नहीं, अभी पहले सुना और उन्होंने कहा कि आप लिखित में दे दो। जी, लिखित में दे दो। हमने लिखित में बनाया था। एक बहुत बड़ा एक और मुद्दा था जो हमारे टाउन के लिए, जम्मू, मुझे लगता है जम्मू जीएमसी के लिए जी, और जहाँ हमारी काउंसिल कमेटियां हैं जी, एक जब भी म्युनिसिपल काउंसिल एरिया के अंदर जी, जो रजिस्ट्री होती है, पहले तो जज साहब करते, आज एसीआर हमारे कठुआ में कर रहे हैं जी। मैंने 1 महीना पहले भी डीसी साहब को लिखा था, आज गवर्नर साहब को भी हमने वो लिखित रूप में दिया है जी। जब भी कोई रजिस्ट्री करते हो पहले म्युनिसिपल काउंसिल का या जीएमसी का इसका एनओसी होना चाहिए जी, क्योंकि आज के अंदर आए दिनों लोगों ने इंक्रोचमेंटें की है, जहाँ जिसका मन करता है वहां वो अपनी निकाल लेता है जी। ये म्युनिसिपल काउंसिल का एनओसी का मतलब है पहले वो हमारा इंजीनियर वहां देखे जहाँ इस लेन है, ड्रेन जी, है, जी, जी, या जिसका हम ये बसीका हो रहा है, उसके बाद उसका नक्शा पास जी, तो जी, वो भी हमने लिख करके दिया कि ताकि आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट हो उसकी लेन ड्रेन का पूरा सिस्टम हो। जी। नरेश जी, जी, नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, पंचबख्तर मंदिर का विवाद अब सुलझ गया है ऑलमोस्ट। जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लेना था, टेंडरिंग करनी थी, उसने अपना टेंडर करने से इनकार कर दिया है। जम्मू नगर निगम ने भी अपनी सफाई दे दी है, जेडीए ने भी अपनी सफाई दे दी है, डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने भी अपनी सफाई दे दी है। सारी चीज़ें दुरुस्त हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ अभी भी नहीं हुई है, वो ये है कि आखिर इसके पीछे साजिश किसकी थी, किसने ये कॉन्स्पिरेसी रची। इसकी जांच को लेकर के कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है कि इसकी जांच होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का क्या रोल रहेगा, इस पर भी हमने बातचीत की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता से हमने बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, पंचबख्तर मंदिर के मामले को लेकर के अब साधु समाज भी आगे आ गया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं अखर रही है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी, आपका स्वागत है। जो सवाल मैंने जो शुरू में मैंने पूछा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती दिल्ली में, यूपीए होती, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होते, तो इस वक्त इस मंदिर पंचबख्तर मंदिर को लेकर के जो भूमिका विश्व हिंदू परिषद की होती वो देखने लायक होती। क्या कहेंगे आप? विनोद जी, मुझे ऐसे लगता है कि आपने इस पंचबख्तर मंदिर के सब्जेक्ट को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के रोल को समाज तक ले जाने में कोई भेदभाव किया है जी। विश्व हिंदू परिषद पहले दिन से सबसे पहले इस विषय को लेकर के समाज में गई। विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चिट्ठी लिखी
विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले जेडीए को फॉर्मल तौर पर कांटेक्ट किया और केवल मात्र विश्व हिंदू परिषद ही है जिसने नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीएमडी को चिट्ठी लिखी है कि आप तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए जवाब दें। वो सारी चीज़ें जो हैं, आज तो डिजिटल मीडिया का ज़माना है, ऑन द रिकॉर्ड है, और उनकी सबकी कॉपियां मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और उसके साथ मल्टीपल इंटरव्यूज़ वहाँ पर पंचबख्तर मंदिर में प्रोटेस्ट, ये सारा कुछ विश्व हिंदू परिषद ने किया है। लेकिन एक बात है, कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो आकर के उनका एजेंडा जो है वो किसी सब्जेक्ट को कंक्लूड नहीं करना होता, उनका एजेंडा होता है उस सब्जेक्ट से राजनीतिक दुर्भावना पैदा करना। तो उनके साथ हमारा मुकाबला नहीं है। जब मंदिर की बात आती है तो सबसे पहले हमारा काम था कि उस व्यवस्था को पुनः सेट करना, और अगर कोई ये गलत पार्किंग बनाने की मुहिम चल पड़ी है तो उसको रोकना। सबसे पहले हमने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर दोनों से बात की, एक रिटर्न चिट्ठी भी लिखी, और उसके बाद उनकी तरफ से एक ज़बानी जवाब आया कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, और हमने उनको इंसिस्ट किया कि आप रिटर्न जवाब दीजिए। हमारे इंसिस्ट करने के बाद वो रिटर्न चिट्ठी जो है, जो कि सार्वजनिक हुई बाद में, उन्होंने एक अपने ऊपर आला अफसरों को भेजी, जिससे कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भूमिका स्पष्ट हुई। वीसी जेडीए के साथ मैंने बात की, प्रेस में भी मैंने बात की, और वीसी जेडीए के साथ बात करने के बाद उनकी तरफ से हमें पहली चिट्ठी मिली जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लिखी थी कि हम इस टेंडरिंग प्रोसेस को अबॉर्ट कर रहे हैं। वो चिट्ठी हमने ला करके जो रिटायर्ड जज सुरेश शर्मा केयर टेकर हैं मंदिर के, वहाँ पर सबको दी कि ये चीज़ इनसे कही गई है। लेकिन साथ में हमने ये कहा कि हम इस चिट्ठी से सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्यों नहीं है? एक टेंडरिंग प्रोसेस को अबॉर्ट किया जा रहा है कि लैंड में लीगल इश्यूज हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि टेंडरिंग प्रोसेस शुरू ही क्यों किया गया, जबकि मंदिर की मैनेजमेंट की, उसके केयर टेकर की, जो रिसीवर पॉइंट किए गए हैं हाई कोर्ट की तरफ से, उनकी उसमें कंसेंट नहीं थी। सवाल ये उठता है कि क्या वो विश्व हिंदू परिषद का भय खत्म हो गया है, जिस विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण में एक अहम रोल निभाया? क्या प्रशासन को इतना भी भय नहीं था कि पंचबख्तर मंदिर इतना पुराना मंदिर है, जो कभी यहाँ पर आधार शिविर हुआ करता था बाबा बर्फानी की यात्रा का? बिल्कुल डर नहीं आता। जिस मंदिर पे आकर के शंकराचार्य जी विराजे हों और उन्होंने अपने प्रवचन दिए हों, जी, जिस मंदिर में आकर के श्री गुरु नानक देव जी 3 दिन के प्रवास के दौरान यहाँ रहे हों, जिन्होंने उस वक़्त जम्मू के सभी नागरिकों को आशीर्वाद दिए हों, जम्मू के राज परिवार को आशीर्वाद दिए हों, उस मंदिर की भूमि के साथ ये दुष्खिलवाड़ करने वाले को विश्व हिंदू परिषद बख्श नहीं सकती है, और ना ही उसका कोई लिहाज करेगी। इसी वजह से हमने तुरंत कार्रवाई शुरू की, और तुरंत कार्रवाई का पहला परिणाम ये आया कि टेंडरिंग प्रोसेस NHIDCL ने अबॉर्ट किया, और उसके बाद सभी ये जो डिपार्टमेंट्स थे, मैं तो ये कहूँगा कि मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं, मल्टी डिपार्टमेंटल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और आज जबकि 2 चीज़ें, वीसी जेडीए ये कह रही हैं कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत ये प्रोजेक्ट कोई कहीं बन रहा था, फलाना हो रहा था, और उसके साथ साथ टेंडरिंग प्रोसेस खुद शुरू करवा करके उसके 2 दिन के बाद वो जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की मीटिंग में बैठती हैं और उसकी चर्चा नहीं करती, जो कि डीसी जम्मू ने अपनी चिट्ठी में सार्वजनिक कर दिया है। तो हम तो ये समझते हैं कि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जो कि जिसमें समाज के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश किया जाना चाहिए कि कैसे इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग शामिल थे, और जिसमें कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी बीच में पार्टी बनाया गया, एक आवरण उस पर दिया गया जिसको कहते हैं कैमोफ्लाज किया गया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी उसमें साथी है, और शायद जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 10 गलतियां होंगी, लेकिन इस केस में ऐसे लगता है कि जैसे उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है। राजेश जी, आपने बताया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, लेकिन टाइटल वेरिफिकेशन के बिना कभी टेंडरिंग होती है?
और ये कौन से लोग हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं यही क्या तो कोई प्रॉब नहीं होना चाहिए, पता चलना चाहिए, जांच होनी चाहिए? मैं आप ही के माध्यम से यही तो डिमांड कर रहा हूं, और आप बाकी भी जो अन्य मीडिया हाउसेस हैं जम्मू के, जिनको भी इस दौरान मैंने जिनसे बात की है, इंटरव्यूज़ दिए हैं, और जहां जहां प्रोटेस्ट हुए हैं, मैंने यही बात की है कि इसमें अगर कोई समाज का अवांछनीय तत्व भी शामिल है, इसको केवल मात्र जेडीए या NHIDCL को ही मैं दोषी नहीं ठहरा सकता कि कोई ना कोई उसको प्रॉम्प्ट कर रहा है, और जो भी प्रॉम्प्ट कर रहा होगा, जो भी उसके पीछे लगा होगा, होंगे तो जम्मू के ही लोग, और उन सब को दे हैव टू बी ब्रॉट टू द कोर्स ऑफ लॉ, और उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके पीछे जो षड्यंत्र है कि सरकार के अगर 3-4 विंग उस पर लगे हुए हैं, 3 विंग्स को पता नहीं है, और एक विंग अपने तौर पर इस ढंग से कार्रवाई कर रहा है, और अगर यही काम कभी किसी प्राइवेट पार्टी ने किसी प्राइवेट ज़मीन पर किया होता, या मंदिर की ज़मीन पर केवल मात्र कोई प्राइवेट पार्टी वहां पर कंस्ट्रक्शन या निर्माण करने के लिए पहुंच जाती, तो अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे होते। और वही मापदंड जम्मू कश्मीर की सरकार को, जम्मू कश्मीर की जो एजेंसीज हैं जो इस तरह के कामों को देखती हैं, जो जिन्होंने विजिलेंस रखनी है, उनको इस विषय पर भी उठाना चाहिए। राजेश जी, कुछ सियासी जमातों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। आज भी पैंथर्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जम्मू खित्ते का कुछ नहीं हो सकता, जम्मू खित्ते के साथ निरंतर पक्षपात जारी है, और मंदिर की ये पंचबख्तर मंदिर की मिसाल भी दी। देखिए, आपने श्री राम मंदिर का रेफरेंस दिया था, और श्री राम मंदिर का संघर्ष भी इट इज़ ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड के बड़ी मर्यादा के साथ वो परिपूर्ण हुआ है जी। हिंदू समाज सहिष्णु जरूर है, लेकिन उसकी बहादुरी को कमतर नहीं आंका जा सकता। पंचबख्तर मंदिर का भी जब यह विषय सामने आया तो सबसे पहले हमने सभी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स की नॉकिंग की, सभी से प्रश्न पूछे, और उन प्रश्नों के पूछने का ही हमें लाभ ये मिला कि इमीडिएटली सभी डिपार्टमेंट्स हरकत में आ गए, और उन्होंने अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट की। जेडीए की तरफ से ये स्थिति जो उन्होंने स्पष्ट की उसमें स्पष्टता नज़र नहीं आ रही है, उनको स्थिति और स्पष्ट करने की ज़रूरत है। NHIDCL ने अभी तक हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है, मैं आपके माध्यम से बार बार कह रहा हूँ, और उनको बताना पड़ेगा कि क्यों वो इतनी तेज़ी से किसी दूसरे की ज़मीन के ऊपर टेंडरिंग प्रोसेस करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हम इसको आधे रास्ते में छोड़ेंगे नहीं, और सरकार से आग्रह करेंगे कि इसमें अगर कोई प्राइवेट पार्टी या प्राइवेट इंडिविजुअल या मंदिर के साथ सीधे या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, अगर कोई भी इसमें शामिल है, समाज का कोई भी आदमी शामिल है, तो उसको भी एक्सपोज किया जाए और उसके साथ भी एज पर लॉ प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए। देखिए राजेश जी, आपका दबाव कुछ जमा नहीं, सरकार ने अभी तक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की, ना ही इसकी जांच शुरू करवाई है। पिटीशन इस मामले में पहले से दायर कर दी हुई है, जो कि उन्होंने हमें दिखाई थी। उस पिटीशन के दायर करने के बावजूद उनका ये कहना था कि शायद कोर्ट्स में छुट्टियां हैं या उसका कोई सुनवाई में देरी है, तो मीनवाइल कहीं ये कोई निर्माण न कर दें, तो उन्होंने हमें एक्टिवेट किया, हमने चिट्ठियां लिखी, और जिससे कि 3 तारीख को NHIDCL की चिट्ठी पहली सामने आई, और उसके बाद 1-2 दिन के अंतराल पे ये तीनों चिट्ठियां सामने आ गई। पहले जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, फिर जेडीए की, और फिर अब डिप्टी कमिश्नर जम्मू साहब की। तो डिप्टी कमिश्नर जम्मू की चिट्ठी मैं समझता हूं सबसे अहम है। आप उसके हर पैराग्राफ में पढ़िए, और वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जेडीए ने बाकी विंग्स को बताए बगैर शायद कार्रवाई की है, क्योंकि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में जबकि ये विषय डिस्कस हुआ, लेकिन उससे 2 दिन पहले टेंडरिंग प्रोसेस जेडीए के द्वारा और NHIDCL के द्वारा शुरू किया जा चुका था। फिर भी उस मीटिंग में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। ये अपने आप में किसी क्रिमिनलिटी का, किसी न किसी साजिश का सूचक है, और इस करके इंक्वायरी तो इस पर होनी ही चाहिए। अगर मंदिर की जो केयर टेकर्स हैं वो इस इंक्वायरी के लिए आग्रह नहीं करेंगे सरकार को, तो हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से करेंगे। ये तो इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।